नमस्ते। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं उद्र वंश के बारे में, जो आपको उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ उड़ीसा से संबंधित जितने भी परीक्षा हैं उस सभी परीक्षाओं में उद्र वंश के बारे में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आज विस्तार पूर्वक उद्र वंश के बारे में बतलाएंगे। उद्र की उत्पत्ति कहाँ हुआ, किस किस पुस्तकों में इसकी चर्चा है, काफ़ी विस्तार पूर्वक आप सब के बारे में बताएंगे। उद्र के बारे में मुख्य रूप से बतलाने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि इसका नाम है उद्र। कहीं चर्चा है उद्र, कहीं उद्रका और कहीं हिंदी में उसको उद्र भी कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नाम एक ही है, लेकिन कई ग्रंथों में कई लेखकों के द्वारा, संपादकों के द्वारा, मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा स्थिति की चर्चा करने में कहीं कहीं लोग थोड़ा हल्का चेंज करके बोलते हैं। कहीं उद्र बोलते हैं, कहीं उद्र बोलते हैं, कहीं उद्रका बोलते हैं, और उसको कहीं कहीं इसका अन्य नाम भी चर्चा में है। ये उद्र जो क्षेत्र है या उद्र जो उद्र क्षेत्र के जो राजा हैं उनको भी उद्र कहा गया है। उद्र ज्योग्राफिकली क्षेत्र के रूप में, भौगोलिक क्षेत्र के रूप में भी उद्र कहा जाता है। राजा के रूप में भी उद्र की चर्चा आई है। तो मैं एक भौगोलिक रूप से भी और ऐतिहासिक रूप से भी इसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। भौगोलिक रूप से चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी प्राकृतिक सौंदर्य की चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ की जो अनूठी संस्कृति और इतिहास एक धरोहर नहीं, दस्तावेज है। और आपको बता रहे हैं कि यहाँ की रवायत, राह और राजनीति हमारी देश की गर्व ही नहीं, हम लोगों की एक संस्कृति की पहचान है। इसको आप ध्यान में रखेंगे आप सभी। और यहाँ की संस्कृति और प्रकृति का आज हम पूरा वर्णन करने जा रहे हैं। मैं आपको बतला रहा हूँ गजेंद्र सिंह और जो हैं उनके आग्रह पर मैंने यह वीडियो बनाना शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने दो बातें हमको कहे कि हमारे समाज के उद्र क्षेत्र के जो लोग हैं वह अच्छे पद पर चले जाते हैं, तो हमारी पहचान, जो हमारी संस्कृति रही है, वह लोग भूल जाते हैं। मैं उन सभी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आपकी जो संस्कृति है सामान्य संस्कृति नहीं है, यह भारत की गर्व और गरिमा है, जिसकी चर्चा वैदिक काल से लेकर के वर्तमान काल तक है, और वही नाम आज उड़ीसा का नाम हुआ है। तो इसको हम गौरवान्वित समझे। जहाँ कहीं भी इस समाज के लोग हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, वह ज़रूर ही अपने पहचान को नहीं भूले, क्योंकि संस्कृति और समाज वही होता है। जिस तरह से एक पंछी को अगर पंख है तो वह पूरी आसमां को विचरण करते हैं, उसकी अटखेलियाँ खेलते हैं। लेकिन अगर आप पंछी है और पंख नहीं है तो आप समझ सकते हैं कैसे हो जाएंगे। उसी पर मैथिली शरण गुप्त भी एक कविता लिखते हैं कि जिसको नहीं निज धर्म और निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नीरा पशु है और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्र कवि हुए हैं, प्रथम राष्ट्र कवि हुए हैं, और दूसरे जो हैं आपके दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, जो दूसरे राष्ट्र कवि हुए हैं। तो इन लोगों की जो पहचान और अस्मिता है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ तक कि मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, अथर्ववेद में भी कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, धरती हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं।
पृथ्वी सूत्र, अथर्ववेद के पृथ्वी सूत्र में यह श्लोक है। इसलिए हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, वह हमारी माता के समान है। इसलिए हम अपनी माता से अलग और विलग नहीं रह सकते हैं। हम अपनी संस्कृति को नमन करें और अपने गौरव को जितना भी प्रकाशित करेंगे, जितना भी उद्भासित करेंगे, उतना ही हमारी जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, उतना ही बढ़ेगा। इसलिए उद्र क्षेत्र के जितने भी हमारे जिज्ञासु बच्चे हैं और जो हमारे मूर्धन्य विद्वान हैं, सबको मैं नमन करता हूं कि आप सब उद्र जाति, उद्र आपको के रूप में आप जरूर ही जहाँ कहीं भी रहें चर्चा करें और उस पर जितनी भी शोध आएगी वह कम है। मैं गजेंद्र सिंह उद्र का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बात की चर्चा की है। दूसरी बात, उन्होंने एक बात और कहा कि हमारे क्षेत्र के लोग जो हैं और उद्र जो जाति के रूप में भी लोग जानते हैं, तो वो लोग सामान्य ज्ञान वाले हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं है। मैं आपको आपकी बातों को काटते हुए ये बतलाना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे और आज भी विद्वान हैं और आप में वही प्रतिभा है। मैं आपको बतला रहा हूँ, पूरे राष्ट्र में जितने भी शासक हुए उसमें हर्षवर्धन जैसा विद्वान आज तक कोई नहीं हुआ। और हर्षवर्धन ही ऐसे विद्वान थे जिन्होंने 3 संस्कृत नाटक की रचना की और वह 3 संस्कृत नाटक उनको एक अच्छे नाटककार के रूप में जाना जाता है। और आपको यह भी आपको जान करके बहुत ही गर्व की अनुभूति होगी कि वह राजा होते हुए भी वह अपने नाटक का मंचन ही नहीं, नाटक में एक पात्र की भूमिका में वह आपको भाग लेते थे। और ऐसा वह अपने अभिनय से इतने लोगों को उत्साहित और प्रोत्साहित करते थे कि ह्वेनसांग जैसे विद्वान आपको वहाँ पर जो सभागार में देखते थे उठ खड़े होते थे कि उनका नाटकीय जो रोल होता था, भूमिका होती थी, वह सर्वश्रेष्ठ होती थी और उठ के खड़े हो करके ताली की गड़गड़ाहट देते थे। ह्वेनसांग जो चीन के विद्वान थे उनके काल में आए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह हर्ष जो राजा हर्ष थे, वहाँ आपके उद्र क्षेत्र में जा कर के वहाँ के विद्वान जो थे, उनका नाम हम आगे आपको पढ़ाएंगे, जयसेन थे। विद्वान जयसेन को उन्होंने 80 गांव को उपहार के रूप में भेंट किया था। तो यह प्रमाणित करता है, प्रत्यक्षम की प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता है कि उस क्षेत्र के लोग बहुत बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान होते थे। क्योंकि आपको हर्षकालीन जो वर्णन है, हर एक पुस्तकों में इसकी वर्णन मिलता है। उसमें वहाँ के जो विद्वान थे जयसेन, और उनको 80 गांव उनको उपहार में आपको सम्मान के रूप में उनको दिया गया था। और वह दिया गया था आपको हर्षवर्धन जैसे विद्वान राजा के द्वारा। हर्षवर्धन आज के राजा विद्वान हैं या नहीं है, इस पर बहुत सारी बातें हैं, आप जान ही रहे हैं। लेकिन हर्षवर्धन मूर्धन्य विद्वान थे और वह किसी का चयन करते हैं। जैसे जो उद्र क्षेत्र के हैं और उनको 80 गांव की सम्मान भेंट की जाती है, तो इसका मतलब है कि जयसेन बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान थे जो हर्षवर्धन ने उनको जा करके वहाँ भेंट किया था। तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि इस बात से आप एकदम आप गौरवान्वित होइए उस क्षेत्र के जो लोग हैं कि वहाँ विद्वानों की धरती है। और वह हम लोगों को बस हम लोग
जैसे लेखक और विचारक जो लोग हैं, उन लोग उस सुरभि को, उस सुगंध को फैलाने का काम करेंगे, तो निश्चित ही है कि आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी अपने आप को उद्र क्षेत्र के और उद्र वंश के कहलाने में वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। चलिए मैं आगे और भी बता रहा हूँ। मैं एक और बात बता रहा हूँ कि उद्र वंश जो थे वह साधारण वंश नहीं था। मैं आपको वैदिक काल से ही आपको चर्चा करने जा रहा हूँ और आपको वैदिक काल में मैं आपको एक बात बतलाने जा रहा हूँ कि इसका राजबली पांडे बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं और उन्होंने पुराणों के आधार पर वैदिक संस्कृति में जब चर्चा करते हैं तो वहाँ पर बतलाते हैं कि यह जो है आपको 3 वंश था। मानव वंश या सूर्य वंश भी कहा जाता है, दूसरा एल या चंद्र वंश कहा जाता है और तीसरा जो है सौद्युम्न वंश है। और वह सौद्युम्न वंश जो है 3 भागों में विभाजित होते हैं। उसमें एक गय है, गय से गया का संस्थापक गय है। वह जो हम बिहार में, हमारे बिहार में बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और पटना के नज़दीक है। मैं आपको बतला देता हूँ कि गया जो नामकरण हुआ वह गय वंश से हुआ और गय वंश जो है सौद्युम्न वंश के एक भाग है। 3 है, जिसमें दूसरा है उत्कल जो उड़ीसा के संस्थापक है, औद्र क्षेत्र के हैं तो वह उत्कल है। और तीसरा है हरिताश्व जो नाग वंश के पूर्वज हैं। तो आपको वैदिक संस्कृति में भी इसकी चर्चा है। मैं और आपको बता रहा हूँ, आपको राधा कृष्ण चौधरी की पुस्तक है भारतीय इतिहास जो आपको यूपीएससी और आपको उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के बच्चे पढ़ते हैं। राधा कृष्ण चौधरी की किताब है, बहुत बड़े रिसर्चर रहे हैं और वह उन्होंने अपनी किताब में वर्णन किया है कि 350 से लेके 600 ईस्वी पूर्व में उद्र वहाँ पर चर्चा आई है उद्र के रूप में और वहाँ पर उद्र कुंगोद और कलिंग के रूप में, कुंगोद और कलिंग के रूप में चर्चा आई है। उद्र क्षेत्र है और उसमें आपको बता देते हैं यह जो है 3 कुलों से आया हुआ है। इसमें एक वशिष्ठ वंश है, दूसरा है माठर कुल वंश है और तीसरा जो है मुदगल वंश है। और यह आपको तीनों वंश जो हैं सो अपने वैदिक संस्कृति से लेकर के आज तक ऐसा विद्वानों का वंश बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो यह जो हैं आप सभी उस क्षेत्र के निवासी जो हैं कहीं न कहीं वशिष्ठ वंश के हैं, कहीं न कहीं माठर कुल वंश के हैं और कहीं न कहीं मुदगल वंश के हैं। मैं आपको बतला रहा हूँ महर्षि मुदगल जिनका संबंध मीन्स उनकी जो निवास स्थल थी शिवहर जिला के पहाड़पुर गांव के पास ही उनकी कुटिया थी और वह बागमती नदी के तट पर रहते थे। और आपको बता दें कि आपको जब श्री राम की शादी तय हो गई आपको जनकपुर में, तो वह आपको सभी चारों भाई आते हैं और लौटते के क्रम में सीता जी को और भी उनकी जो तीनों बहनें हैं उनको ले करके बारात जब लौटती है तो चंपारण्य जो अभी चंपारण कहा जाता है, चंपारण जिला है, बिहार का एक जिला है और वहाँ के जंगलों में जो राक्षस लोग थे वह उन पर अटैक कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं और भरत जी को मूर्छित कर देते हैं। तो भरत जी को जब मूर्छित कर देते हैं तो उसमें भगवान राम भी विकल हो जाते हैं, रोने लगते हैं और बड़े करुण स्वर में कहते हैं कि इस बचाओ, भरत को बचाओ। तो उसमें लोगों ने उनको बतलाता है कि महर्षि मुदगल पास में ही रहते हैं। महर्षि मुदगल धनुर्धर तो थे ही, श्रेष्ठ धनुर्धर थे, साथ में वह आयुर्वेदाचार्य थे। तो उन्होंने सबसे पहले
उनका उपचार किया और उपचार करने के तदुपरांत उन्होंने उस राक्षसों को मार भगाया है। तो और महर्षि मुदगल जो हैं वह साधारण व्यक्ति नहीं थे और उनकी पुत्री ही अहिल्या थी। और अहिल्या जो आपको